आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। और आज महाभारत में मैं कह रही हूं योगी के चुनावी चुनौती का हल करहल 18 बरस हो गए हैं जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। आखिरी बार मुलायम सिंह यादव 2003 में गुन्नौर से विधायक बने थे, लेकिन इस बार सीएम योगी ने चुनावी मैदान में उतरकर एक नई लकीर खींची। चुनौती इतनी बड़ी कि बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के सामने सवाल बनकर खड़ी हो गई। हर बार उनसे पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव क्या वो लड़ेंगे। अखिलेश यादव सीएम तो रहे हैं, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। सीएम योगी भी पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह अखिलेश यादव के लिए एक अनकही चुनौती बन गई। बात चुनाव लड़ने से ज्यादा प्रदेश में संदेश देने की है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। आज उन्होंने कहा कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और थोड़ी देर बाद यह ऐलान हो गया। इस बात की घोषणा होनी बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह तय हो गया कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव किस तरह से करहल से चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी के करहल से वो चुनावी ताल ठोकेंगे। ये बड़ी खबर सामने आई। कई उनके पास विकल्प थे, मैनपुरी की कई सीटें थी, कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन यह ऐलान हो गया कि करहल से चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ताल ठोक रहे थे, तो यह जरूरी हो गया अखिलेश यादव के लिए कि वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन बड़ी बात जो आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या इस चुनावी चुनौती का हल करहल है? क्या करहल वो सीट होगी जहां से अखिलेश यादव को विजयी भव का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि अब ये चुनाव सीधे सीधे योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। शुरू से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, जो हमने अपने ओपिनियन पोल में भी आपको बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की स्थिति साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को कई सीटों का फायदा भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह दांव पूरा चुनावी गणित बदलेगा? आज महाभारत में मैं यही कह रही हूं और इसीलिए कह रही हूं योगी वर्सेस अखिलेश, किसे मिलेगा जनादेश? योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने अगर बड़ी चुनौती है उस गोरखपुर को फतेह करने की, जहां से वो कई बार सांसद रहे, जो उनका गढ़ माना जाता है, तो वहीं अब अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि वो अपने गढ़ में कैसे जीत कर दिखाएं। मैनपुरी उनका अपना जिला है, मैनपुरी उनका अपना गृह जिला माना जाता है, मुलायम सिंह का घर माना जाता है। और वहां पर अगर अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं तो क्या यह माना जाए कि अखिलेश यादव यहां से जीत कर आएंगे? एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, योगी वर्सेस अखिलेश। यह चुनाव इस बार किस तरह से परीक्षा लेने वाला चुनाव बन गया है, क्योंकि जो जीतेगा और जो चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करेगा वही जीत का दावा भी ठोकेगा। योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ रहे थे तो बार बार पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव बताएं क्या वो चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि योगी आदित्यनाथ तो लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब यह डायरेक्ट बैटल हो गया है। यह योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे तो अखिलेश यादव मैनपुरी से लड़ेंगे। और यह साफ हो गया कि अपने पक्ष में फिजा को बदलने के लिए दोनों महारथी चुनावी मैदान में उतरकर यह काम करेंगे। और मैं आज महाभारत में पूछ रही हूं कि किस तरह से इस चुनाव में दल बदल में जनाधार नहीं, संदेश पर आर पार है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? एक तरफ अखिलेश के लिए चुनौती चुनाव लड़ने की है जो उन्होंने स्वीकार कर ली है, तो दूसरी तरफ अपनों की भी चुनौती है। बीच समर में, चुनावी समर में कुछ अपने पाला बदल रहे हैं। जब महायुद्ध की लकीर खिंच गई तो पाला बदल का दौर शुरू हुआ और यह दोनों तरफ से हुआ है। बीजेपी से एकाएक मंत्री और विधायक छोड़कर जाने लगे, 3-3 मंत्री सपा में शामिल हो गए। लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया कि वो सपा को ना उगलते बन रहा है ना निगलते। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई।
इस पर अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि नेताजी ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के साड़ू भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर अखिलेश ने कहा कि अच्छा है, समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है। असल में यहां लड़ाई नेता बढ़ाने या वोटर बढ़ाने की नहीं है। जिन नेताओं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उन्हें बड़े जनाधार वाला नेता माना भी नहीं जाता है, लेकिन यहां बात संदेश देने की है। हर बार लड़ाई वोटों की नहीं होती, लकीर खींचने की होती है। वो लकीर जो योगी आदित्यनाथ ने खींची जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, अब वही लकीर अखिलेश यादव ने खींच दी है जब उन्होंने भी ताल ठोक दी कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन एक और लकीर खींची जा रही है, एक और तस्वीर बनाई जा रही है। जैसे जब संदेश दिया गया कि मंत्री साथ छोड़ रहे हैं, अब संदेश दिया जा रहा है कि परिवार भी एकजुट नहीं है, घर के लोग ही साथ छोड़ रहे हैं। इस संदेश से एक मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है। यह वो संदेश है जो नुक्कड़ चौराहों पर जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाता है, और जब चर्चा होती है तो संदेश भी साफ होता है। वो संदेश बड़ा होता है जो लोगों तक पहुंचता है। आज महाभारत में मैं कह रही हूं, उम्मीदवारों से भगदड़, कैसे जीतेंगे रण। एक तरफ रिश्तेदार पराये होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन योद्धाओं ने उनके जरिए रण जीतने की कोशिश की, सपा आरएलडी कर रहे थे, उनमें से कई हथियार डाल भी रहे हैं। जी हां, एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो कई उनके साथी चुनाव से भागते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 में बीजेपी से चुनाव जीते अवतार सिंह भडाना जोर शोर से आरएलडी में शामिल हो गए। तत्काल टिकट भी उन्हें मिल गया गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से, और बाजे गाजे के साथ उन्होंने नामांकन भी कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऐन मौके पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिस एक एक सीट के लिए जयंत अखिलेश से जिद कर रहे थे कि इतनी ही चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। अब यह हाल है कि उम्मीदवार नामांकन के बाद भी लड़ने से मना कर रहे हैं। जिस छपरौली को आरएलडी का गढ़ माना जाता है, वहां से भी उम्मीदवार बदलना पड़ा है। सिवाल खास से आरएलडी के उम्मीदवार को लेकर बवाल मचा हुआ है। उधर शाहजहांपुर से सपा की घोषित प्रत्याशी सलोना कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले कैराना से सपा को उम्मीदवार बदलना पड़ा था। सपा ने आगरा में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया। पश्चिमी यूपी में आरएलडी एसपी को आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के बाद हो हल्ला मचा हुआ है। ऐसे में कैसे रण जीता जाएगा? आज मैं पूछ रही हूं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ, एक तरफ अखिलेश यादव, ये तो चुनाव ऐलान कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने साथी क्यों चुनाव से भागते नजर आ रहे हैं? आज महाभारत इसी। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मैंने हमेशा राष्ट्रवाद को अपना सर्वोपरि धर्म माना है, और इसी कारण, इसी नाते मैं बीजेपी में हूं। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जहां भी लड़ने जाएंगे उनको बहुत भयानक चुनौती मिलेगी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां की जनता उनको अस्वीकार कर दे। क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? वह सीट जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं, करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं आपको बड़ी खबर बताऊं कि रिपब्लिक भारत की खबर पर किस तरह से मोहर लगी है। मैनपुरी की करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी से लड़ने की संभावना हमने आपको पहले ही बताई थी। हमने रिपब्लिक भारत पर आपको बताया था कि मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, और उसी खबर पर कैसे मोहर लगी है। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या ये योगी आदित्यनाथ के चुनावी शंखनाद के बाद ये चुनौती बड़ी थी अखिलेश यादव के लिए? और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं करहल से। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अनुराग, मेरे सहयोगी लखनऊ से। अनुराग, मैं आपसे पूछूंगी, अब ये जो बड़ा बैटल है, ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव हो गया है। मैं चाहूंगी अगर आप लोगों से भी बात करके बताएं, योगी वर्सेस अखिलेश।
बिल्कुल सुचारिता, मैं सीधे यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जो चुनना है यहाँ पर जनता को सरकार चुननी है। आप बताइए, अब ये जो सीधा मुकाबला हो गया, पहले योगी आदित्यनाथ की टिकट को फाइनल किया गया, आज अखिलेश यादव की टिकट फाइनल हो गई है, कैसे देख रहे हैं? योगी बनाम अखिलेश ये पूरा मुकाबला हो गया। देखिए, मुकाबला जो क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मैं देहात से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग ये देख रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि भाजपा के राज में सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, विकास भी बढ़िया हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं और जो विकास भाजपा ने कर दिया है वो दूसरी सरकारें नहीं। अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जो है अपने क्षेत्र में केवल जहां पे उनकी जात, वो जातीयता की राजनीति करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात तो करते नहीं, लोग विकास की बात करते नहीं, केवल जाति और जातीयता की बात करते हैं। तो जहां उनको अपना सुरक्षित सीट लग रहा है वहां से लड़ेंगे। मुकाबला अखिलेश बनाम योगी है। देखिए, कोई अखिलेश बनाम योगी जी की कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल की गई तो अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला दोनों के बीच नहीं। मुकाबला कोई थोड़ा है, अरे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के लाज बस डर बस पार्टी को चलाना है तो चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी से मुकाबला कोई थोड़ा है। मैनपुरी से तय हो गया कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे करहल की सीट से, इधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दोनों मुकाबला? जहां उनके समाज की जनसंख्या है, उनको हारने से डर है, वहीं जाके चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी की देख लीजिए आप, गोरखपुर सीट, वहां महाराज जी की जनसंख्या देखेंगे तो 3% भी नहीं है, लेकिन सर्व समाज महाराज जी के साथ है और महाराज जी सरकार बनाने जा रहे हैं, योगी जी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश से और महाराज जी की तुलना कभी नहीं हो सकती है। ये कोई मैच है क्या कि ये कोई लड़ाई है दोनों के बीच में? कोई लड़ाई नहीं है। देहात में लोग खिस्सा करते हैं कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली मिल रही है। माननीय योगी जी की सरकार में संपूर्ण विकास हुआ है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। 300 पार सरकार बनने जा रही है। इसमें देखिए, यंगस्टर खुद को अखिलेश यादव बताते हैं, इस बार पहली बार चुनावी मैदान में, कैसे देख रहे हैं? See, if I talk about Lucknow, I can see हिंदी हाँ, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नजर आता है इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट इफ इट कम्स इनटू द लाइमलाइट। अगर वो लाइमलाइट में आती है तो इट विल बी बेनिफिशियल। मुकाबला तो बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में, जब दोनों चुनावी मैदान में होंगे तो योगी आदित्यनाथ जी बस इट इज द ओनली पर्सन जिसको मैं सपोर्ट करता हूं और जिसको हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है अनुराग, लोग अपनी राय बता रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि इस बार अब दोनों महारथी चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने पक्ष में इस माहौल को बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार लोगों को बता देती हूँ कि करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, ये मैनपुरी में आती है करहल विधानसभा सीट। मैनपुरी का करहल जहां से चुनाव लड़ेंगे, सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। अखिलेश यादव, पूरा यादव परिवार मैनपुरी से ही आता है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं, वो अभी भी सांसद है मैनपुरी से, और 1993 के बाद सिर्फ एक बार हारी है सपा मैनपुरी में, एक बार। 5 बार सपा ने करहल सीट जीती है, ये इतिहास है। तो इसीलिए सोचिए कि करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव को सूट करती है। 2017 की बीजेपी लहर में भी सपा यहां पर जीती थी, 2017 में भी यहां पर वो जीती, यहां से उस समय भी जीत हासिल की जब सिर्फ 47 सीटें आई थी इनके खाते में। 2007 से लगातार सोबरन यादव यहां से विधायक रहे हैं और अब अखिलेश यादव यहां पर ताल ठोकेंगे। 1985 से यादव उम्मीदवार ही यहां पर चुनाव जीता है, क्योंकि यहां का गणित कुछ इस तरह का है। यादव बहुल सीट है करहल और इसी को चुना है अखिलेश यादव ने अपने चुनावी गणित के लिए। सैफई के पड़ोस में, और सैफई की आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सैफई के बारे में लगातार चर्चाएं होती थी। उनका अपना गृह गांव है, अपना गांव है उनका, और कैसे किस तरह से सैफई के बगल में है करहल और वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी यूपी के प्रवक्ता हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे जी मेरे साथ जुड़ रही है महाभारत में, डॉक्टर एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले लारी साहब आपके साथ कर रही हूं। चुनावी चुनौती कबूल करनी पड़ी है अखिलेश यादव जी को। लारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मैम आ रही है, थोड़ा बहुत नेटवर्क गड़बड़ा गया है। मैं लारी जी मैं ये कह रही थी कि चुनावी चुनौती अखिलेश यादव को स्वीकार करनी ही पड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरना ही पड़ा। मैम उनका पहले से प्रोग्राम था, ये कोई चुनावी चुनौती नहीं थी।
वो तो रिएक्शन देख रहे थे कि, और दूसरा पब्लिसिटी कर रहे थे, आप भी पब्लिसिटी में उनकी मदद कर रही थी, और कुछ बात थोड़ी ना थी, ताकि नाम तो बना रहे ना। आप रोज अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी चिल्लाती रहे, ताकि पब्लिक में, उन जनता में उनका नाम जाता रहे। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने इतनी तवज्जो दी हमें सर, मुझे पता नहीं था। आप पहले बता देते, मैं और मीडिया को तवज्जो देनी पड़ी, क्योंकि अनाउंसमेंट कर देते सर। हम लोग को आपने मुझे पहले नहीं बताया। कन्विंसिंग करनी है तो सर मैं पहले दे देती नाम, मुझे नहीं पता था मेरी बात इतना सुन रहे हैं अखिलेश यादव सर। मुझे पता होता तो सर मैं पहले कर देती। मुझे तो अच्छा लग रहा है इतनी आपने इंपॉर्टेंस दी सर मुझे। लेकिन मुझे ये बताइए ना, देखिए मैं एक बार शिवम आपके पास आ रही हूँ। पहले मुझे ये बताइए, जो कह रहे हैं लारी साहब कि भाई उनको पब्लिसिटी, क्या अखिलेश यादव को पब्लिसिटी चाहिए क्या, ये कहना चाह रहे हैं लारी साहब? मैं सुचारिता जी, ये तो कमाल की हास्यास्पद बात हो गई। अरे भैया, मीडिया की पब्लिसिटी ही चाहिए तो ले लीजिए आकर, अखिलेश जी रोज अपना इंटरव्यू करे जाए। जनता में तो कुछ है नहीं, तो इसी बहाने कम से कम मीडिया की पब्लिसिटी, मतलब मीडिया की पब्लिसिटी से काम चल रहा है अब आपका, क्योंकि सड़क पर तो कहीं नजर आ नहीं रहे, जनता के बीच में कहीं नजर आ नहीं रहे, कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे। अरे कौन हंस रहा है, ये रामायण चल गई क्या पीछे, कौन राक्षसी हंसी हंस रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। अरे भाई क्या कहा जाए, इस तरह की बातें। अरे भाई क्या कहा जाए, आपके परिवार नहीं रुक रहे, आपके पिताजी खुश नहीं है, आपके चाचा जी खुश नहीं है, आपके मुलायम सिंह यादव जी के समधी खुश नहीं है, उनके साडू खुश नहीं है, उनकी भाभी खुश नहीं है, और ये यहाँ कह रहे हैं कि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए। परिवार में से रोज एक एक सदस्य जाता रहेगा, रोज खबर बनती रहेगी, चिंता की क्या बात है? और एक चीज जनाब कौन भाभी खुश नहीं है? उनकी कोई भाभी है ही नहीं। जी के साडू जी ने कहा है कि मुलायम सिंह जी को बंदी बनाया हुआ है आपने। देश के इतने बड़े नेता को बंदी बनाया हुआ है क्या बेटे ने? क्योंकि पहले भी देश ने और प्रदेश ने उनकी कई सारी वीडियोस तभी तो मैं रोज जाके उनसे मुलाकात कर लेता हूं, और कई कार्यकर्ताओं से जाके मुलाकात करते हैं। भाई हम लोगों ने उनको अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बंदी नहीं बनाया है, और ना वो कत्तुल हवास हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। देश के इतने बड़े नेता को, देश के बहुत होश आवाज में मुलायम सिंह जी नेताजी काम कर रहे हैं इस समय भी, और उनके हिसाब से सारे काम चल रहे हैं, पार्टी उन्हीं के हिसाब से चल रही है। जनता के साथ क्या करेगा वो बताइए। देखिए मैं ये बताऊं कि मेरे साथ थोड़ी देर में कई टिकटों पर फैसला वही कर रहे हैं, जब जानकारी ना हो तो ना कहिए। नहीं जवाब दीजिए। कत्तुल हवास नहीं हुआ है वो, यादव जी कहां है? वो क्या नाम है उनकी तरह, जॉर्ज फर्नांडिस साहब की तरह कत्तुल हवास नहीं हुए हैं, अटल जी की तरह कमरे में बंद नहीं करके रखा गया उनको बाकायदा। अच्छा एक सेकंड सुनिए, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने एक सवाल पूछा था लारी साहब आप ये कह रहे हैं, लारी साहब एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। मुझे जरा ये बताइए लारी साहब कि पहले से चुनाव लड़ने का मन, सर अभी तक उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, विधानसभा चुनाव वो लड़े नहीं कभी, और इस बार अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मजबूर हो गए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने से। मैं सिर्फ ये आंकलन आपको दे रही हूं, आप इससे सहमत नहीं है तो मुझे बता सकते हैं सर, क्योंकि इससे पहले तो कभी लड़े नहीं वो विधानसभा चुनाव, ना उन्होंने ऐलान किया। नहीं मैम, हाँ मैम अब एक बात सुन लीजिए, उनका चुनाव लड़ने का इरादा पिछली बार भी था, लेकिन पार्टी ने उनको अलाउ नहीं किया। इस बार भी उनका इरादा था, पार्टी ने कहा कि जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। सीनियर लीडर्स की बैठ के वार्ता हुई थी, उसमें हुआ जब मौका आएगा तो देखा जाएगा, आप कोई सीट निर्धारण कर लीजिए। अभी भी आप कह रही हैं, अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उन्होंने लड़ने के लिए फाइनल किया है या कोई विधानसभा फाइनल की है। अभी तक मेरे पास जो हमारा वो है ग्रुप, उसमें अभी तक नहीं आया है, तो मैं पार्टी कौन है कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। आप जो कह रही हैं बैठे बहुत वरिष्ठ हैं डॉक्टर खान, टिप्पणी अभी करने के मैं डॉक्टर खान से भी पूछूंगी। आनंद दुबे जी पार्टी कौन है? यहाँ लारी जी कह रहे हैं कि पार्टी ने तय नहीं किया इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए पिछली बार। कौन सी पार्टी? अखिलेश यादव तय कर ले कि उन्हें लड़ना है तो कोई मना कर सकता है? प्रीति जी, मैं आनंद दुबे जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद प्रीति जी आपके पास आ रही हूँ। हंस रही है प्रीति जी, बोलिए आनंद जी। सुचरिता जी, बड़ा पिछली बार मना किया लगती है जब कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी कहां से लड़ेंगे या पार्टी डिसाइड करेगी। अरे भाई, जहां परिवार ही पार्टी है और जहां पूरे परिवार को साइकिल से नीचे उतार के अखिलेश ने जबरदस्ती साइकिल पे कब्जा कर रखा हो, ऐसे लोग कह रहे कि पार्टी डिसाइड करेगी। अरे भाई, पूरा का पूरा परिवार अखिलेश साइकिल पे बैठे हैं और अब भी आप कह रहे हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी। गजब हाल है भाई, खुद पे ही हंस रहे हैं, किसी दूसरे पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं जानती नहीं हूँ पार्टी प्रीति जी जरा बताइए, फिर मैं डॉक्टर खान के पास जाऊं। प्रीति जी जरा बताइए पार्टी कौन है? मेरे साथ थोड़ी देर में प्रमोद गुप्ता जी जुड़ेंगे जो कि पार्टी का हिस्सा थे, परिवार का भी हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। प्रमोद गुप्ता जी से भी मैं पूछूंगी, लेकिन प्रीति जी जरा बताइए ना। हाँ
सुचेता जी, हंसने की बात इसलिए है कि जिसकी पार्टी ही अपने ड्राइंग रूम से शुरू होती हो, पार्टी का मतलब ही परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म होता हो, वो अगर ये बात कह रहा है कि वो पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने अलाउ नहीं किया। कौन सी पार्टी? पिता और पुत्र की तो पार्टी है, एक बहू तो आपके साथ अब रही नहीं, तो एक बेटा, एक बहू और एक आपके मुलायम सिंह जी, एक आपके ड्राइंग रूम की पार्टी। आप क्यों ये बात करके पूरे पैनल को हंसा रहे हैं? खैर, दूसरी बात देखिए क्या है सुचेता जी, इस बार बहन मायावती जी भी चुनाव, अभी शायद उनका भी कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं, अभी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, शायद ना ही चुनाव लड़े। प्रियंका जी ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है कि चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। सब लोग सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि योगी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी ने जैसे ही अपना गोरखपुर सीट डिक्लेयर की, अब आप देखिए भीम आर्मी चीफ के वो चंद्रशेखर भी गोरखपुर पहुंच गए, ये अभी जो है मैनपुरी चले गए। मतलब हम तो अपनी चीज देखेंगे ना कि हमको क्या करना है। 10 मार्च को योगी जी जीत के आएंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि देखिए योगी जी तो चुनाव जीत के आ गए, ये लोग चुनाव ही नहीं गए, ये लोग चुनाव लड़ने ही नहीं गए। तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए योगी जी के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद सब लोग अपनी अपनी सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। योगी जी के सीट पे लड़ने के डर के मारे दूसरी पार्टी के जो मुखिया हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़ जाते, जीत जाते। अखिलेश जी तो चुनाव वहीं से लड़ रहे जहां उन्होंने काम किया। वो जो 2-4 जिले थे वीवीआईपी वाले, जहां बिजली, पानी, रोड, सड़क, अस्पताल सब थे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में ना 70-75 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 जिले नहीं आते थे। वो जो आप लोगों ने सैफई महोत्सव के इर्द गिर्द के जो जिले चुने हैं वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, वहां से आप जीत भी सकते हैं। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा तो भाई यहाँ पर डॉक्टर खान बैठे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। इससे बेहतर तो बहन जी है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया चुनाव नहीं लड़ने वाली है वो। इससे बेहतर तो बहन जी ने पहले ही कह दिया वो चुनाव नहीं लड़ने वाली। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, उसके बाद वापस आ रही हूँ। लारी साहब, डॉक्टर खान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। एक मिनट बड़ी खबर बताऊं, कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। करहल में चुनाव हारेंगे अखिलेश, वो कह रहे हैं करहल में चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव। बीजेपी हार के डर से अखिलेश करहल गए हैं। बीजेपी के हार के डर से जाति विशेष बहुल सीट पर लड़ रहे अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक, यानी कि सीधे सीधे उन पर तंज कसते हुए कह रहे हैं हार का डर सता रहा है। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था कन्नौज की सीट पर। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हार का डर सता रहा है, इसीलिए उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है और इसीलिए बीजेपी की हार से, बीजेपी की जीत से उन्हें हार का डर सता रहा है, यानी अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। मैं एक बार ये भी बताऊं कि घर का गणित क्या कहता है, घर का गणित कैसे चुनाव पर भारी हो रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अपर्णा यादव छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की और वो सपा से अलग हो गई हैं। मुलायम के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये वो परिवार के लोग हैं जो अब परिवार से और पार्टी से अलग हो गए। सिरसागंज से विधायक है हरिओम यादव। ये सब यादव परिवार के, यानी कि मुलायम सिंह यादव का परिवार है। मुलायम की भतीजी दामाद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ा परिवार यादव परिवार, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो अब अलग है। धर्मेंद्र यादव की बहन है संध्या यादव, यानी कि उनके बड़े भाई की बेटी। और देखिए मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता जो कि अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके वो बीजेपी में शामिल हुए आज और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। और अब क्या कह रहे हैं, सपा से विधायक रह चुके हैं प्रमोद गुप्ता, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव सीटों की संख्या को लेकर ऐसा कहा जा रहा है नाराजगी है, लेकिन वो अभी सारी अटकलें खारिज कर रहे हैं। लेकिन सीटों को लेकर नाराजगी की बात जरूर बार बार सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें जितनी सीटें बताकर पार्टी में लाया गया उतनी सीटें उन्हें नहीं मिली हैं। मैं एक बार एमएच खान जी के पास जाऊंगी, डॉक्टर खान के पास, उसके बाद प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं एमएच खान साहब, मैं कह रही हूं इन सब से बेहतर क्या बहन जी है, वो किसी इस चुनावी गणित में पड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ेगी। नहीं, ये कोई चुनावी मुद्दा है, जनता की आवाज है। ये कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, जनता की आवाज ये महंगाई कम करो। जनता की आवाज तो ये है कि हमें सस्ता डीजल मिलना चाहिए, सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा। और पार्टी कहां से लड़ती है, जनता की आवाज थोड़ी है। इस पर आप डिबेट कर रही हैं, ये तो कोई मसला नहीं है कि वो उन्होंने वहां से, अरे भाई योगी आदित्यनाथ साहब, ये तो मसला है कि उनका नेता चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, या उससे भी मतलब नहीं है जनता को। अब बात पूरी होने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। हाँ ठीक है सर, बोलिए। जब पहली बार 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं विधानसभा चुनाव लड़े, क्यों नहीं मौर्य जी चुनाव लड़े, क्या बात थी? तब कौन डर था? तो जीत जाते ना, नहीं लड़े।
तो अब आज लड़ाई हो रही है तो सब 3 विधानसभा पर सारे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तो ये कौन मुद्दा है? तो महंगाई का है मुद्दा था। अच्छा लखीमपुर, अच्छा आपको लगता है, अच्छा खान साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए आप बड़े वरिष्ठ हैं, खान साहब आप बड़े वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, ये बताइए कि जब कोई नेता चुनाव में उतरता है, कोई नेता चुनाव में उतरता है, उसके चुनाव में उतरने से चुनावी फिजा पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है सर? सुचिता जी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलिए सर, आप बोलिए। जैसे पैनल पर बहस हो रहा है कि योगी जी कहीं से भी खड़े होते तो जीत जाते, मैं भी मान ले रहा हूँ, ठीक है, लखीमपुर खीरी से लड़ ले, लखीमपुर खीरी से क्यों लड़ रहा है? अरे भाई ये बहस का मुद्दा नहीं है, कहीं से लड़ जाते जीत जाते, कहीं से सब बहादुर है क्या? हर आदमी कहीं से जीत जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी बनारस आ गए गुजरात होकर के, क्यों आ गए भाई? ये सब चीजें नहीं है, जनता की बात करिए, रेप जितना हो रहा है, डॉक्टर खान देखिए मैं डॉक्टर खान मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन जो तमाम ओपिनियन पोल है सर, मैं अपना रिपब्लिक पे दिखाया गया ओपिनियन पोल की तो बात ही नहीं करूंगी, जो तमाम ओपिनियन पोल्स है वो दिखा रहे हैं कि बसपा लड़ाई में कहीं नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर बहन जी खड़ी हो जाती तो शायद माहौल थोड़ा बन जाता, कम से कम नेता खुद चुनावी मैदान में उतरे। तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपना डिबेट करती रहिए, बसपा नहीं है, आपके स्टूडियो में बसपा दिखाई देगी। अगर आपको लग रहा है बसपा कहीं नहीं है, सारे सर्वे कह रहे हैं, तो हमको आपने डिबेट में क्यों बुलाया? किस लिए बुलाया डिबेट में? डॉक्टर अगर हम कुछ नहीं है तो ठीक है। डॉक्टर खान मैं आपको ठीक है, आप बताइए, मैं आज आपको सर मैं यही कह रहे थे। ठीक है डॉक्टर खान आप बता दीजिए, बसपा आ रही है, कितनी सीटों के साथ आ रही है, कितनी सीटों के साथ सर सरकार बना रही है, आप बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए, 2007 में भी किसी सर्वे ने नहीं दिया था पूर्व बहुमत सरकार, 2007 में किसी ने कहा 20 आ रही है, किसी ने कहा 30 आ रही है, बहुत अधिकतम 40 सीट बता रहे थे 2007 में। पूर्व बहुमत की सरकार आई थी बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी को हल्के में मत लीजिए। आज आप नहीं सर, मैं क्यों हल्के में लूंगी सर? मैं हल्के में लेती तो मैं आपको आमंत्रित कर रही होती शो के लिए, कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर बहन जी का अपना एक क्लाउड रहा है, दबदबा रहा है, मुख्यमंत्री रही है, मैं क्यों हल्के में लूंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब? भी नहीं है और सुचरिता जी बोलिए, प्रीति जी बोलिए। मुद्दा नहीं है भाई, ठीक है आपने कह दी बात, प्रीति जी बोलिए। खान साहब देखिए, बार बार खान साहब इस बात से नाराज हो जा रहे हैं, हम लोग तो सीधे खान साहब उत्तर प्रदेश की जनता तो ये बात पूछेगी ना, आपकी बहन जी मुख्यमंत्री रही कितनी बार, आपका एक अपना वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, इस बार उत्तर प्रदेश में वाकई बसपा नहीं दिख रही है, बात तो सही है ना, इसमें नाराजगी क्यों दिखानी है? जीवन भर जिस पार्टी ने एक विशेष जाति धर्म के लिए काम किया, जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक जाति धर्म को प्रमोट किया, क्यों नहीं पूछेगी जनता आपसे? अरे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया, तो आज जनता पूछेगी नहीं कि इतने साल आपने जनता को बेवकूफ बनाया? सीएम रही बहन मायावती, एक विशेष धर्म जाति के लिए काम करती रही, आज कहाँ है? सिंपल सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। जनता सवाल पूछेगी ना कि महंगाई कहाँ किस तरह पहुंचा दिया आपने? जनता की ही आवाज है खान साहब, ये जनता की ही आवाज है। उत्तर प्रदेश, चलिए मैं एक बार प्रमोद गुप्ता जी के पास जा रही हूँ, प्रमोद गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। प्रमोद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव के साड़ू रहे प्रमोद गुप्ता, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ, प्रमोद जी जरा मुझे बता दीजिए, अब आरोप आप पर लग रहा है कि आप घर वालों को घेर रहे हैं, आप घर वालों को घेरने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा, ये पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कौन कौन उनको घेरे हुए, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जनाधार विहीन नेता इनके साथ जो उस समय हैं, और जो जनाधार वाले लोग हैं, चाहे हरमोहन सिंह जी का परिवार हो, चाहे हमारे चंद्रपाल जी हो झांसी के, चाहे छोटे सिंह यादव हो फरक्काबाद के, चाहे मोहन सिंह जी का परिवार हो, चाहे सतरोद्र जी का परिवार हो बनारस में, जितने भी समाजवादी लोग थे वो इनसे समय चाहते ही कभी समय नहीं देते, और चाटकार लोग जब चाहे समय इनसे ले सकते हैं, मिल सकते हैं, उन्हीं से घिरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि चाटुकारों से घिरे हुए हैं। लारी जी से सुनिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, कि अखिलेश नेताजी की भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। अरे वो अभी नहीं, बहुत पहले से नहीं सुन रहे थे, ना अखिलेश जी उनकी सुन रहे, ना माननीय शिवपाल जी के सुन रहे। ये पार्टी क्यों शिवपाल जी को बनानी पड़ी? जब इन्होंने अपमान करना चालू कर दिया तो उनको पार्टी बनानी पड़ी, और अब एक है तब भी उनको मालूम है कि 241 लोगों ने प्रसपा से
जो है आवेदन किया था उसमें एक सीट केवल इनको दी गई है। बाद बाकी अपमानित करके सारे विधायकों को, जो पूर्व विधायक थे, उनको भगा दिया गया। अच्छा। और आज बेचारे अब कहाँ वो जाएं, सब सड़क पे घूम रहे हैं। आप नेताजी से मिले हैं प्रमोद जी, कब मिले आप? माननीय नेताजी से कोई मिल ही नहीं सकता इस समय। अच्छा। हमारी बात पहले हुई थी, अभी कोई मेरी बात नहीं हुई जी। हमारी उनके जन्मदिन पर बात हुई थी, इसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। आप प्रमोद जी समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, पार्टी में रहे, अब आप बीजेपी में आ गए हैं, कोई आश्वासन आपको मिला यहाँ पर? माननीय नेताजी से हमने जैसे कहा आपको, मैं सन 1980 में जुड़ा था, कई बार, 7-8 बार मैं जेल गया उनके नेतृत्व में। दीवारें लिखने से, पोस्टर चिपकाने से और माइक से बोलने से लेकर पल्ली बिछाने से हमने सारा काम किया। अखिलेश का उदय जब हुआ इनका 73 में, और हम नेताजी के साथ 74 से हम लोग इनके संपर्क में हैं। इसके बाद मैं पक्का समाजवादी था और सारा काम माननीय मुलायम सिंह जी के अलावा मैंने आज तक कोई काम ही नहीं किया किसी पार्टी से, ना मिलना ना जुलना, केवल एक सूत्री कार्य। अब देखो, इच्छाएं सबकी होती हैं, आश्वासन तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इच्छाएं सबकी होती हैं। अब मुझे लड़ना है, राजनीति में रहना है, फील्ड में रहना है, तो जहां रहना है तो ईमानदारी से वहां काम करना है। आपको चुनावी टिकट मिलेगा सर, मुद्दे की बात तो ये है प्रमोद जी। नहीं, अभी वैसे हमारा विधानसभा क्षेत्र विधूना, तो अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, इनको धूल चटाएंगे बुरी तरह से, और एक भी सीट अगर आ जाए तो कहना डेल देना। आप प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आपने सुना हो लारी जी, प्रमोद गुप्ता जी कह रहे हैं कि एक भी सीट आए हम तो धूल चटाने के लिए तैयार हैं। अब बड़ा बुरा लगता है कि परिवार के सदस्य रहे हो और अब दूसरी तरफ पाला बदल कर चले गए और अब वो कह रहे हैं कि अब सीट नहीं आनी है आपकी। लारी साहब, उसके आ रही हूं, अजय जी आपके पास। देखिए, जो परिवार का सदस्य होता है हाँ। वो परिवार में रहता है, बाहर जाके अपना सर पटवल नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात है, ये अपर्णा गुप्ता जी की बात कर रहे हैं, ये उनके सगे मौसेरे ससुर हैं, तो ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं ये चले गए हैं। दूसरा, अपर्णा जी को आप लोग मुलायम सिंह जी की छोटी बहू कहते हैं, तो 2019 का मुलायम सिंह जी का एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन में दिया था वो उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद जब मान लीजिए वो बहू हैं, तो बहू नाराज होकर मायके जाती है, फिर 3-4 महीने बाद लौट आती है, तो वो भी देखेंगे जब क्या होगा। इनका क्या होगा, मैं तो ये पूछता हूँ। मुझे तो महिला नेत्री ने अगर पाला बदल लिया क्योंकि उन्हें पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया, तो आप उन पर टीका टिप्पणी करें। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे कि वो अपने घर चली जाती है, ये सब बड़ा पर्सनल अटैक है सर। लारी साहब, इट्स वेरी पर्सनल। मुझे लगता है क्या होगा कालिया, इट्स वेरी पर्सनल। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी महिला पर, वो दूसरी तरफ से बीजेपी वाले भी कह रहे हैं तो पर्सनल तो हम भी होंगे। वो अगर किसी पर अटैक करने लगे तो कह रहे नेताजी को मिलने नहीं दिया गया। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं गया हूँ, अभी 5 दिन पहले मेरी नेताजी से मुलाकात हुई है। ये अपने आप को सगे साड़ू कह रहे हैं, तो क्या इनकी मुलाकात नहीं होगी? मैम, दिस इज अटर रबिश, दिस इज अटर रबिश, अटर नॉनसेंस। He is talking nonsense, बिल्कुल एकदम बकवास बात कर रहे हैं। एक बार शिवम सब मिल रहे हैं, ये गलत बात फैलाई जा रही नेताजी के बारे में। लारी साहब कह रहे हैं कि सब तो मिल रहे हैं, ये गलत बातें क्यों फैलाई जा रही है? यानी कि पाला बदल लिया तो बातें गलत फैलाई जा रही मुलायम सिंह के परिवार के बारे में। हाँ, सुचारिता जी, मैं सबसे पहले ये चीज कहना चाहता हूं, मैं मुलायम सिंह जी का ना साडू हूं, ना रिश्तेदार हूं, ना दूर का रिश्तेदार हूं, ना पास का हूं, ना कभी मिला हूं। अगर उनके परिवार से निकलकर, उनके रिश्तेदारों से निकलकर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, तो एक देश के, प्रदेश के इतने बड़े नेता होने के नाते मुझे फिक्र है। मुझे फिक्र है उनकी उम्र 70 साल प्लस है और उनके साथ किस तरीके से अपमान हुआ था उनका स्टेज पर। और अगर मैं उनकी हेल्थ के बारे में, उनसे मिलने के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, ये गलत है, अटर नॉनसेंस कहते कह सकते हैं। और अगर अटर नॉनसेंस है तो मिलवाइए ना सबसे, लगवाइए उनकी चारपाई, जैसे वो बैठते थे मैनपुरी में एकदम और सबसे बात जाइए ना, जाके मिलिए, कौन रोक रहा है? ये जिगाए नहीं मिलने, चुप क्यों है? क्योंकि मुलायम सिंह जी ने इनकी खुद इंटरव्यू कर रखी होगी। आपके अपनी पार्टी के लोग नहीं मिलने दे रहे भाई, आपके रिश्तेदार नहीं मिल पा रहे, आपके रिश्तेदार नहीं मिल पा रहे भाई।
आप कह रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, उत्तर प्रदेश का बुजुर्ग वोटर आपको कैसे वोट देगा, मुझे ये बताइए। जब आप अपने पिता के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो जो दूसरे बच्चों के माँ बाप हैं वो आपको कैसे वोट देंगे, बताइए। मैं डायरेक्ट फोन करता हूँ, कमाल डायरेक्ट मिलता हूँ, और डायरेक्ट जाकर उनके हाल भाई वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट मिलते हैं शिवम, ये भी है, वो कह रहे हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं। अब वो बीजेपी नेताओं से तो नहीं मिलवाएंगे ना मुलायम सिंह यादव को, वो ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी वाले आके मिल लो। वो कह रहे हैं भाई हम तो मिलते हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? बुजुर्गों की खिल्ली ऐसे उड़ाई जाती है, आप इस तरह की ये बात तो कर और रहे भी हैं। अच्छी बात हो गई सुचारिता जी, सही कहा आपने बिल्कुल। प्रमोद गुप्ता जी ने करिए। कहा तो है कि जो चाटुकार है वो मिल सकते हैं। अब ये बता दें कि ये चाटुकार है कि नहीं है, मैंने तो नहीं कहा। इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के परिवार। अच्छा मैं एक बार एक और रिएक्शन बता रही हूँ, बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि अखिलेश यादव के ऐलान पर बीजेपी ने कैसे किस तरह से पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैनपुरी में साइकिल पंक्चर होने वाली है, मैनपुरी में साइकिल पंक्चर हो जाएगी। मैनपुरी से उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे अखिलेश। मैनपुरी से साइकिल तो चलाएंगे लेकिन लखनऊ तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया है अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने पर। ये प्रतिक्रिया आ रही है, यानी कि साइकिल तो चलाएंगे लेकिन वो साइकिल पहुंचेगी नहीं लखनऊ तक। अखिलेश का मैनपुरी सीट सुरक्षित सीट है, ये अगर वो सोच रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। बीजेपी कह रही है मुलायम सिंह यादव जी मायावती जी के व्यक्तिगत अपील करने के बाद जाकर बमुश्किल चुनाव जीते थे। वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से साइकिल पंक्चर होने वाली है। मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इस बार चुनाव कैसे दिलचस्प हो गया इन सारे महारथियों के उतरने से। एक तरफ योगी आदित्यनाथ किस तरह से पूर्वांचल की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि वहां पर पूर्वांचल में वाराणसी से सांसद हैं पीएम मोदी, और अब किस तरह से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो ये ऐलान कर चुके हैं। उनके बाद अखिलेश यादव ने आज कह दिया वो मैनपुरी से पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, तो वहां पर भी एक सियासी हवा किस तरह से बनाने की कोशिश थी, लेकिन अब ये कह दिया वो मैनपुरी से लड़ेंगे। लेकिन जो एक और नाम सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चंद्रशेखर। सोचिए, चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, मायावती के जनाधार के दावेदार के तौर पर अपने आप को वो पेश कर रहे हैं। दलित वोट, वो कह रहे हैं उनकी निगाहें दलित वोट्स पर हैं। वो कहते हैं अगली पीढ़ी के एकमात्र दलित नेता मैं ही हूं, और उसी वोट पर उनकी नजर है। और वो कहते हैं कि जो वोट मायावती के किसी समय में हुआ करते थे वो वोट अब उनके हैं। अगली पीढ़ी के एकमात्र दलित नेता के रूप में अपने आप को वो पेश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि गोरखपुर से वो चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ के सामने वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। एक बार अजय वर्मा जी, ये सब तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, बार बार पूछा जा रहा है अब क्या उस चुनौती में प्रियंका वाड्रा भी फंसने वाली है? वो भी ऐलान करेंगी कहां से लड़ रही हैं? देखिए सुचेरिता जी, मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं, 2014 से मैं राजबब्बर के लोकसभा के चुनाव में टीवी के विभिन्न चैनलों पे आता था और 15 से प्रदेश यूपी का प्रवक्ता था। हर चैनलों पे मेरी 15 से लेके अब तक हजारों डिबेट है। मुझे कोई शौक नहीं है आपके चैनल पर अपना चेहरा दिखाने का। देश में जिस तरह से मोदी जी तानाशाही व्यापारियों पे, नौकरों पे, कार्टियों पे कर रहे हैं, आपका चैनल भी केवल एक पार्टी को दिखा के करता है। मुझे बुरा लगा कि मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप सारों को कंटिन्यू कर रही हैं। नहीं है जरूरत तो मैं नहीं रिपीट करूंगा, हो सकता है ऐसी बात मत करिए सर, आप बहुत पुराने आते हैं हमारे चैनल पर। नहीं सर, मुझे खेद है, मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। मैं देर से आई, मैं मान रही हूँ, मैं देर से आई, मुझे खेद है। आप बहुत पुराने हैं सर। हमारा रिश्ता रिपब्लिक पर आप कितने पहले से आते हैं सर। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ सर, देर से आई। आप बात रखिए। पार्टी थी नहीं ना है, आप तो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी ना थी ना है ना होगी। आप देश में मोदी जी को चला दीजिए। मैं नमस्ते करता हूं आपसे। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है आज इसलिए पीड़ा हो रही है कि मेरे को लाखों करोड़ों लोग देश विदेश में जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक अनजान आदमी की तरह पिछले 35 मिनट से ज्यादा बैठा हूँ। आप फिर पूछती हैं, मैं क्या पूछूं? जो आप कहती हैं वही मैं कह देता हूँ। बताइए क्या कहते? इतने लोग तो बताइए। अजय जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने नेशनल टेलीविजन पर खेद जताया आपको कैसे जानते हैं? मैंने कहा कि मैं देरी से आई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप और क्या चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखिए। चैनल पर अपने चैनल पर पता नहीं किस किस को बुला लेती हैं। मैं तो उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, आपसे बात कर रहा हूं। ये चैनल के मालिक हैं,
या चैनल में क्या है मुझे नहीं पता है जो बोल रहे हैं। जब चुनाव आप लड़ते हैं, जन्मदिन रणथंभौर में मनाते हैं, मुझे नहीं पता कि ये मालिक से भी बड़े कोई बैठे हो, तो फिर आपको मौका नहीं मिलता तो आपको बुरा लगता है। एक वो अंतर्राष्ट्रीय महिला बैठा दिया, हर एक की डिबेट में बोलने का लाइसेंस दे दिया है। नहीं सर, अब देखिए ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे मैंने खुद खेद व्यक्त किया क्योंकि मैं देर से अजय जी, आपका लेट से टाइम मिला, नहीं मिला, आपने अपना विषय सुचेता जी अच्छी बात नहीं, उसके लिए आपसे माफी मांगी। अलाउ ना कि आप मेरे बाकी पैनलिस्ट पर टिप्पणी पढ़े लिखे युवा आपसे मैं खुद खेद व्यक्त कर चुकी हूँ, माफी मांग ली सर, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों पर नहीं आप टीका टिप्पणी कर सकते। दिस आई कैन नॉट अलाउ सर, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रही थी, मैंने आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आपने इस पूरी डिबेट को अलग से घुमा दिया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब तो बड़े बड़े महारथी चुनावी मैदान में उतर गए, इसीलिए अब बार बार ये सवाल और ज्यादा गहरा गया है कि और कौन है जो चुनावी ताल अपनी पार्टी के लिए तो ठोक रहे हैं लेकिन खुद नहीं उतरेंगे चुनावी मैदान में। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।